हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज हम लेके आए आपके लिए नया वीडियो जो कि होगा सॉल्यूशन यूनिट से रिलेटेड, क्योंकि हमने 12th स्टैंडर्ड के अंदर सॉल्यूशन यूनिट को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर में काफ़ी लेक्चर्स, शायद 10 to 11 लेक्चर्स हम ले चुके। तो उसके अंदर हम कंप्लीट कर चुके शायद राउट्स लॉ। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स ऑन राउट्स लॉ करवाए थे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। कंपटीशन के एक अलग से वीडियो शूट करेंगे जिसके अंदर कंपटीशन के न्यूमेरिकल इन्वॉल्व होंगे। अब हम आज देखते हैं, आज हमारा नया टॉपिक होगा, वो होगा एजिट्रोप्स। वो होगा एजिट्रोप्स। अब ये एजिट्रोप्स क्या होते हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि, या मैं आपसे पहले पूछूं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स एक सॉल्यूशन के अंदर जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस होता है, और जिसकी वजह से हम उनको हीट करके वेपर बना के हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं रेक्टिफाइड स्पिरिट दे दूं, आपने 9th के अंदर, 10th के अंदर, 11th के अंदर इसका नाम जरूर सुना होगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब उसके अंदर क्या होता है, 95.4% एल्कोहल और बाकी जो बचा 4.6 वो होता है वाटर। तो अगर मैं आपको ये मिक्सचर दे दूं और इस मिक्सचर को देके बोलूं कि आप इसमें से अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करो, तो आप कहोगे दोनों लिक्विड हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस है, तो हम क्या लगा लेंगे, हम लगा लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो आप सेपरेट कर नहीं पाओगे। तो इट मीन्स वहां पे हमारे को कुछ और मेथड की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ी उस मेथड की? बिकॉज जो ये मिक्सचर हम पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल है वो 95.4% और वाटर है 4.6%, ये एक सिंपल मिक्सचर नहीं है। यहीं से कंसेप्ट उठता है एजिट्रोप्स का, यहीं से कंसेप्ट उठता है एजिट्रोप्स का। तो देखिए एजिट्रोप्स क्या होते हैं, तो मैं बताता हूं आपको। एजिट्रोप्स, या फिर इनको हम कह देते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट एजिट्रोप कह लो या फिर कह लो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। देखिए हमने राउट्स लॉ का केस पढ़ा था, एक बार फिर से मैं बताता हूं। लास्ट लेक्चर के मैंने अंदर आपको ये जो ग्राफ्स हैं वो करवाए थे। दो ग्राफ मैं साथ के साथ ड्रा करता हूं। एक ड्रा करता हूं मैं पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक करता हूं नेगेटिव। तो ये मान लिया हमने पॉजिटिव डेविएशन कर रहा राउट्स लॉ से, और ये इसको मान लिया हमने नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए क्या होता है, हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मान लिया ए का, ये मान लिया मोल फ्रैक्शन बी का। ए का यहाँ पे 1 है तो बी क्या होगा, 0। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1। मीन्स इधर जा रहे हैं तो ए कम हो रहा है, इधर आ रहे हैं तो ए बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो बी बढ़ रहा है, इधर आ रहे हैं तो बी कम हो रहा है। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ ए की वजह से। और सिर्फ ए की वजह से मतलब प्योर का, यहाँ पे सिर्फ बी की वजह से। तो मान लिया हमने बी का। उसके बाद अगर हम ए का ग्राफ ड्रा करते हैं या बी का ग्राफ ड्रा करते हैं, बी का ग्राफ जाता है ऐसे, बी का ग्राफ जाता है ऐसे, और अगर ए का ग्राफ ड्रा करने लग जाए तो ए का ग्राफ आता है ऐसे। अब टोटल का ड्रा करते हैं तो टोटल का ड्रा करते हैं हम कुछ इस तरह से। तो ये होना चाहिए था राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव डेविएशन वाले जो मिक्सचर है वो ग्राफ उनका आता है कुछ इस तरह से, ऊपर ए का ग्राफ भी ऊपर और बी का ग्राफ भी ऊपर। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे मिक्सचर का होता है पॉजिटिव डेविएशन। सेम टू सेम केस किसमें था, यहाँ पे ये एक्स ए 1, इधर एक्स ए 0, यहाँ पे एक्स बी 0, तो यहाँ पे एक्स बी 1, ये पी नोट ए, ये पी नोट बी। अब ये ग्राफ हो जाता है अपना बी का, ये ग्राफ हो जाता है अपना ए का। देखिए ग्राफ सीधा होना चाहिए, अगर मेरे से टेढ़ा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है, बार बार हम ये ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ये हो गया सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो इस, सॉरी ये नेगेटिव डेविएशन था। तो नेगेटिव डेविएशन किसको बोलते हैं हम, जब राउट्स लॉ से जो एक्सपेक्टेड ग्राफ है उससे ग्राफ नीचे आ जाए। तो अब आएगा नीचे, अब आएगा नीचे, और अब आएगा नीचे। ये जो ग्राफ था हम एक्चुअल, हम इस ग्राफ को डॉटेड भी कर सकते हैं,
कि ये एक्सपेक्टेड था राउल्ट्स लॉ से, ये जो ग्राफ है वो एक्सपेक्टेड था राउल्ट्स लॉ से कि ऐसा आना चाहिए, बट आया कुछ इस तरह का ऊपर, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब सेम टू केस कहाँ था, यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट तो किया था ये आना था, बट आया कुछ इससे ऊपर। तो इस तरह से हमने दोनों के लिए ग्राफ को देखा कि आना किस तरह से चाहिए था और आया किस तरह से। आना चाहिए था ये, आया ये, आना चाहिए था ये, आया ये। तो अब की बार आया था ऊपर, इसीलिए बोला पॉजिटिव। इस बार आया नीचे, इसीलिए बोला नेगेटिव डेविएशन। तो अब देखिए इन दोनों केसेस में मैंने आपको बताया था कि एजिट्रोप्स बनेंगे। कल मैंने एक पॉइंट छोड़ा था कि एजिट्रोप्स बनेंगे। अब एजिट्रोप्स होते क्या है वो आगे बताएंगे, पहले समझ लीजिए। देखिए क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन प्योर है, यहाँ पे भी प्योर है, यहाँ पे प्योर बी है, यहाँ पे है। अब अगर यहाँ से इधर आते, यहाँ से इधर आते, मतलब इन पॉइंट्स को छोड़ के ओरिजिन पॉइंट को अगर हम छोड़ दें, बीच में कहीं भी ग्राफ पे, वहां पे दोनों है, वहां पे सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वहां पे सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वहां पे मतलब एक्स ए भी मिलेगा कुछ ना कुछ और एक्स बी भी मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिलेगा। तो देखिए एक कंडीशन ऐसी आ रही है, जहां पे जो ग्राफ है ना, ग्राफ का देखिए ये जो ग्राफ है इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये है ना, इससे ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर कहीं भी ग्राफ नहीं जा रहा है। तो ये देखिए ये वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं ये, ठीक है ना। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, पीक पॉइंट है इस ग्राफ का। इसी तरह से यहां देख लेते हैं, यहां भी ग्राफ का पीक पॉइंट आता है जहां पे ग्राफ सबसे नीचे है, तो इन ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जब हम इनकी कंसंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ए को घटा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन बी को बढ़ा रहे हैं इस तरह से, तो एक ऐसी कंपोजिशन, मिक्सचर की एक ऐसी कंपोजिशन आती है जब जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम हो जाता है। सॉल्यूशन का मैक्सिमम प्रेशर कहां मिलेगा, इस पॉइंट पे, इस कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, वो तो पर्टिकुलर केस पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मतलब जो ये कंपोजिशन होगी कि कितना मोल फ्रैक्शन ए का है, कितना मोल फ्रैक्शन बी, यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर बिल्कुल मैक्सिमम है। अब इसी तरह से नेगेटिव के केस में कि ये जो कंपोजिशन है, यहाँ पे जितना एक्स है और एक्स बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी है, इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो बिल्कुल नीचे है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बिल्कुल कम है। तो इन केसेस के अंदर क्या होता है, इन केसेस के अंदर इस कंपोजिशन के ऊपर जो ये मिक्सचर है ये बिहेव करता है एक प्योर लिक्विड की तरह। ये जो मिक्सचर है ये बिहेव करता है प्योर लिक्विड की तरह। जैसे एग्जांपल के इस कंपोजिशन को हम मान लेते हैं, ये कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे कुछ भी हमने मान लिया कि जैसे ये पॉइंट 6 है और ये 0.4 है, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.6 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा 0.4। अब ये ऐसी कंपोजिशन है जिसके ऊपर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो बिल्कुल मैक्सिमम है, तो अब अगर हम इस सॉल्यूशन को अगर क्या करने लग जाए, बॉइल, तो यहाँ पे अब जो वेपर्स बनेगी, वो दोनों के बनेगी, वो ए की भी बनेगी और वो बी की भी बनेगी, और अगर अब इन वेपर्स को हम डिस्टिलेशन करने लग जाएं, इन वेपर्स को डिस्टिलेशन करने लग जाएं, तो अब जो लिक्विड बनेगा, उस लिक्विड की जो कंपोजिशन है, बिल्कुल सेम होगी किसके, वेपर के। तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर को हम बोलते हैं एजिट्रोप्स या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब ये तो था पॉजिटिव डेविएशन में, अब देख लेते हैं नेगेटिव डेविएशन में कि ऐसी कंपोजिशन नेगेटिव के केस में जब जो मिक्सचर है उसका टोटल जो प्रेशर है, जो सॉल्यूशन है उसका टोटल प्रेशर वो बिल्कुल लोएस्ट हो, उस टाइम पे अगर हम उस मिक्सचर को बॉइल करते हैं तो जो कंपोजिशन वेपर में होती है कंपोनेंट्स की, सेम टू सेम कंपोजिशन लिक्विड में मिलती है, तो लिक्विड में भी सेम, वेपर में भी, फिर डिस्टिल कर दिया फिर भी सेम। तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है एजिट्रोप या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो पर्टिकुलर केस है कि जब मैक्सिमम हो जाए, जब मिनिमम हो जाए, उस टाइम पे। तो देखिए दो तरह से बनते हैं,
एक तो बना पॉजिटिव के केस में, एक बना नेगेटिव के केस में। तो पॉजिटिव केस वाले वो क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाले वो क्या बोलेंगे। देखिए जब पॉजिटिव में बना है, पॉजिटिव में बना है तो ग्राफ ऊपर है, राउल्ट्स लॉ से ग्राफ ऊपर है। अब राउल्ट्स लॉ से ग्राफ ऊपर है तो मीन्स सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो मैक्सिमम है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। नेगेटिव में जब बना है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो मिनिमम है। तो मैं लिख देता हूं कि जो सॉल्यूशन है इस केस के अंदर वेपर प्रेशर क्या बना है, मैक्सिमम, और इस केस के अंदर जो वेपर प्रेशर बना है वो क्या है, मिनिमम। वो क्या बना है, मिनिमम। तो वेपर प्रेशर कब मैक्सिमम होगा, देखिए इसको रिलेट करते हैं हम बॉइलिंग से। वेपर प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगी। अब ज्यादा से ज्यादा वेपर कब बनेगी, ज्यादा से ज्यादा वेपर तब बनेगी जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट उनके बीच में जो फोर्स है, उनको जो पकड़ने वाला फोर्स है, उन्होंने एक दूसरे को जिस फोर्स से कैद पकड़ रखा है ना, वो फोर्स वीक होगा। अगर ये फोर्स वीक है तो ये आसानी से अलग हो जाएंगे, आसानी से वेपर बना पाएंगे, है ना। तो अगर ये फोर्स वीक है तो ये आसानी से वेपर बना पाएंगे, बिल्कुल इजीली। तो ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगी और वेपर प्रेशर हो जाएगा मैक्सिमम। तो अब वेपर प्रेशर मिनिमम कब होगा, जब इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही बिल्कुल टाइट पकड़ रखा, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे है ये, तो वेपर बनेगी कम, वेपर बनेगी कम तो वेपर प्रेशर भी आएगा मिनिमम। अब जब इनका फोर्स वीक है, जब इनका फोर्स वीक है, आसानी से अलग हो रही हैं, तो वेपर कब बनती हैं, एट बॉइलिंग टेम्परेचर। देखिए वैसे आपको पता है वेपोरेशन में और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, बट अब यहाँ पे बॉइल कर रहे हैं। बॉइल करने का मतलब उनके बॉन्ड को तोड़ के वेपर में गैसेस स्टेट के अंदर लेके आना, है ना। तो अब अगर ये आसानी से गैसेस स्टेट में आ रहे हैं, बॉन्ड वीक है तो आसानी से आ जाएंगे। इट मीन्स इनको कितना गर्म करना पड़ेगा, कम गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड वीक है, थोड़ा सा गर्म करते ही टूट जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, मिनिमम। यहाँ पे वेपर प्रेशर मिनिमम आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो बॉइलिंग पॉइंट होगा मैक्सिमम। तो इस तरह से दो तरह के एजिट्रोप्स बनते हैं। एक ऐसे एजिट्रोप मिक्सचर जिसके अंदर वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है। दूसरे ऐसे एजिट्रोप जिसमें वेपर प्रेशर मिनिमम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। तो हम एग्जांपल के साथ अब इनको देखते हैं। तो देखिए रेज कर रहा हूं इसको। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं किसकी, व्हाट इज एजिट्रोप्स। एजिट्रोप्स क्या है, हम कैसे पहचानेंगे एजिट्रोप्स को। तो देखिए एजिट्रोप्स क्या होते हैं, एजिट्रोप्स मिक्सचर या सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर which have same composition, which have same composition in a vapor phase and in liquid phase, in a liquid phase, कि जिनके अंदर जो कंपोजिशन है वो वेपर में भी उतनी ही हो, ए और बी, और लिक्विड में भी उतना। अब कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये तो होगा ही ऐसा ही कि जितना लिक्विड में होता है ए और बी उतना ही वेपर में, लेकिन आप भूल रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ के केस में कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का ज्यादा वोलेटाइल होता है उसकी कंपोजिशन ज्यादा मिलेगी लिक्विड के कंपैरिजन में। इस बात को समझिए। हमने मान लिया ए और बी, हम मान लेते हैं ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। तो अब यहाँ पे वेपर किसकी ज्यादा होंगी, वेपर होंगी ए की ज्यादा, किसकी कम होंगी, वेपर बी की, क्योंकि बी कम वेपर बना रहा है। वोलेटाइल का मतलब जो वेपर बनाए, तो ये कम वोलेटाइल है, ये ज्यादा वोलेटाइल है। बट अब हम बात कर रहे हैं कि जितनी कंपोजिशन है ए और बी की सॉल्यूशन में थी उतनी कंपोजिशन है वेपर फेज में सेम। तो कब होगा, एजिट्रोप्स, उस कंडीशन में जो मैंने पर्टिकुलर बताई। तो एक बार अगर ये पॉइंट नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे पजलिंग होती है। मैंने बता दिया है कि क्यों वेपर फेज में सेम नहीं होती, क्योंकि एक ज्यादा वोलेटाइल है, एक कम वोलेटाइल है। अगर दोनों सेम वोलेटाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना लिक्विड में उतना वेपर में। बट दोनों की वोलेटिलिटी वो अलग है।
तो अब एजिट्रोप के केस में वो सेम हो जाते हैं, दोनों की जो कंपोजिशन वेपर फेज में बनेगी वही लिक्विड फेज में बनेगी। तो ये पॉइंट है कि मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोजिशन है मिक्सचर की वो वेपर फेज के भी अंदर उतनी है, जितना ए वेपर फेज में उतना ही लिक्विड फेज में, जितना बी वेपर फेज में उतना ही लिक्विड। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद बॉइल्स लाइक ए प्योर लिक्विड, बॉइल से लाइक ए प्योर लिक्विड, कि जैसे मैंने बोला कि आप वाटर को बॉईल करें तो आपको पता है 3 केल्विन के ऊपर वाटर बॉईल हो जाता है। अब मैं बोलूं अल्कोहल को बॉईल करो तो आप बताओगे सर 351 पे बॉईल हो जाता है, 351 पे बॉईल हो जाता है। तो ये दोनों प्योर लिक्विड हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं मिक्सचर अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर को बॉईल करो तो आप बोलोगे सर जो उसके मिक्सचर में से ना अल्कोहल है वो तो 351 पे बॉईल हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, और आप बोलोगे 373 पे वाटर बॉईल हो जाएगा। बट अगर हमने उन दोनों का एजिट्रोप मिक्सचर बना दिया तो फिर वो दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होंगे, अल्कोहल भी उतने पे ही और जो वाटर है वो भी उतने पे ही, अदरवाइज वो अलग अलग होते। कब केस में कब ये एक टेम्परेचर के ऊपर बॉईल होंगे? एजिट्रोप के केस में, जब एजिट्रोप बना। एजिट्रोप कब बनेगा? मैंने एक कंडीशन बताई थी, अब वैसे आगे हम एग्जांपल में और भी बताएंगे। तो बॉइल्स लाइक ए प्योर लिक्विड। उसके बाद ओनली फॉर्म्स बनते हैं केवल इन ए केस ऑफ आइडल सॉल्यूशन, सिर्फ आइडल सॉल्यूशन के केस में ही बनेंगे। जो अपने एजिट्रोप्स हैं वो सिर्फ आइडल केस के आइडल सॉल्यूशन है, सिर्फ उन्हीं के बनेंगे, सिर्फ आइडल सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन आइडल सॉल्यूशन है जो, सॉरी ये नॉन आइडल केस में लिखा था मैंने, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में ही बनेंगे? नॉन आइडल सॉल्यूशन के केस में ही बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ नॉन आइडल सॉल्यूशन ही ये बनाते हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एजिट्रोप्स की पढ़ी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी कि इनकी जो कंपोजिशन है वो वेपर फेज और लिक्विड फेज में सेम होती है, मतलब क्या आपको पता लग गया होगा। उसके बाद प्योर लिक्विड की तरह बॉईल होते हैं, एक ही टेम्परेचर पे दोनों कंपोनेंट बॉईल हो जाएंगे, जबकि बॉइलिंग टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट है। उसके बाद ओनली फॉर्म्स इन केस ऑफ नॉन आइडल है सॉल्यूशन, सिर्फ नॉन आइडल केस के सॉल्यूशन के केस में बनते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं कि टाइप्स कितनी है एजिट्रोप्स की। और देखिए प्योर लिक्विड की तरह बॉईल होते हैं, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए मिक्सचर है, सॉल्यूशन है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है दोनों कंपोनेंट, इसलिए हमने बोला है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसीलिए हमने बोला कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो देखिए एजिट्रोप्स की 2 टाइप हैं। एक टाइप्स होती है एजिट्रोप्स की मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग है एजिट्रोप्स। और दूसरी टाइप हमने मान ली इसकी क्या होती है, हम तो क्यों मानेंगे, मिनिमम क्या बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। तो देखिए क्या होते हैं मैक्सिमम, देखिए नाम ही बता रहा, मैक्सिमम बॉइलिंग हैव बॉइलिंग टेम्परेचर, हैव बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर है मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच कंपोनेंट। अब क्या पॉइंट है इसको मैं भी बताता हूं। हैव बॉइलिंग पॉइंट मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच कंपोनेंट, कि मिक्सचर के अंदर 2 कंपोनेंट है ए और बी, ए का जितना बॉइलिंग पॉइंट है बी का जितना बॉइलिंग पॉइंट है, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का। ये पॉइंट, ये मीन है इस पॉइंट का। उसके बाद इसमें क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में, देखिए क्या होगा, हैव बॉइलिंग पॉइंट लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, मैं अभी समझाऊंगा इन पॉइंट को एग्जांपल के साथ, कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। तो अब हम लिखते हैं इसके केस में मिनिमम, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो मिनिमम वेपर प्रेशर, इसमें जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो मिनिमम होगा, बहुत कम से कम होगा।
उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। अब ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स कौन बनाएगा? मतलब मिनिमम वेपर प्रेशर, मिनिमम वेपर प्रेशर कौन दिखाएंगे? जो नेगेटिव, शो नेगेटिव डेविएशन, या फिर इस पॉइंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं वो बनाते हैं मिनिमम। अब इसके केस में इसका अपोजिट हो जाएगा, इसके केस में हो जाएगा शो पॉजिटिव डेविएशन, शो पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए ये मैंने लिखे हैं टाइप्स, एजिट्रोप्स की दो टाइप, कि एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, क्यों होगा मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरा है कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। नेगेटिव डेविएशन वाले बनाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले। एग्जांपल के देखिए, ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, ये पॉइंट मैंने क्या लिखा है। देखिए एग्जांपल ले लिया मैंने मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स का। जैसे मैंने एक तो ले लिया वाटर, एक मैंने ले लिया यहाँ पे इथाइल एल्कोहल, और यहाँ पे मैंने ले ली बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका? यहाँ यही लिख लेते हैं हम, यहाँ पे सॉल्यूशन हम मान लेते हैं कि हमने एजिट्रोप बना दिया। तो जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, 15 होता है आपको पता है। इथाइल एल्कोहल का होता है 351.3 केल्विन, केल्विन। उसके बाद सॉल्यूशन का होता है, ये मैं किसमें लिख रहा हूँ, मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग। तो मैंने यहाँ पे 16 शब्द का लिख दिया मैक्सिमम बॉइलिंग का। ये एग्जांपल मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि मैंने मिनिमम बॉइलिंग में लिखना है। ये है वाटर, ये है एल्कोहल, और ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। तो देखिए वाटर का होता है 373, एल्कोहल का होता है 351.3 केल्विन, और अब इस सॉल्यूशन का जो एजिट्रोप्स है, अब इसका होता है 351.15 केल्विन। तो देखिए हमने बोला था मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग हमने लिखा था पॉइंट कि जो इस मिक्सचर का जो एजिट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट किसके बॉइलिंग पॉइंट? ईच कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा? कम। तो देखिए वाटर का अगर प्योर वाटर लें तो 373 पे, अल्कोहल प्योर लें तो 351.3 केल्विन पे। लेकिन अगर इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना दिया, और सॉल्यूशन भी कैसा बना दिया? मिक्सचर बना दिया, एजिट्रोप बना दिया। एजिट्रोप बनने के बाद अब ये जो पूरा सॉल्यूशन, अब जो मिक्सचर बॉइल होगा वो होगा 351.15। तो देखिए ये जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे भी कम है और वो इससे भी कम है। तो ये मतलब था इस पॉइंट का। अब यहाँ पे देखते हैं केस ऐसा ही, यहाँ पे हमने ले लिया जैसे वाटर, और एक ले लिया हमने हाइड्रोजन क्लोराइड, हमने ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जो वाटर है उसका होता है 373 केल्विन, जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है उसका होता है लगभग 188। ये इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि 188 की होता है, फिर भी मान लेते हैं हम कि 188 केल्विन है। अब इन दोनों का जब मिक्सचर बनाएंगे है तो उसका होता 383, उसका होता है 383 केल्विन। तो देखिए जो ये मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से भी ज्यादा है और HCl से भी ज्यादा है। यही हमने लिखा था कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, किसके बॉइलिंग पॉइंट से? ईच कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा। तो अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर वो क्या हो जाएगा? मिनिमम। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो ये थे एजिट्रोप्स, कि एजिट्रोप से क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों टाइप में, और एग्जांपल क्या है। तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए क्वेश्चन के फॉर्म में छोड़ के जा रहा हूं कि जो अपना एक बहुत ही ज्यादा आपने सुना होगा रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर 95.4% होता है अल्कोहल और 4.6% होता है वाटर। इन दोनों में अगर इतनी अमाउंट में आप दोनों को मिलाओगे तो जो मिक्सचर बनेगा वो बनेगा एजिट्रोप, वो बनेगा एजिट्रोप। तो अब उसको अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप अलग करोगे तो सेपरेट नहीं होगा। तो कैसे करोगे? तो नाम मैं बता देता हूं, एजिट्रोपिक डिस्टिलेशन से। एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है एजिट्रोपिक डिस्टिलेशन से। अब उससे होता कैसे है सेपरेट?
तो वो आपको फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँ, तो उसको फाइंड आउट करो। और एजिट्रोप्स के अंदर बस इतना ही आपको अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल बहुत सारे भी हैं, वाटर इथाइल अल्कोहल के साथ बनाता है, वैसे ऐसे ही वाटर प्रोपाइल अल्कोहल के साथ बनाता है। जिस तरह से वाटर ने HCl के साथ बनाया है, इसी तरह से वाटर ने HI के साथ भी बनाएगा। कैसा बनाएगा? मैक्सिमम। तो ये था ऑल अबाउट एजिट्रोप्स। तो एजिट्रोप्स में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं, बट फिर भी अगर कोई पूछ रहे तो आपको बताना है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्या है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन, क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है यहीं से आने के। वैसे पूरे चैप्टर में कहीं से भी आ सकते हैं, हमने पढ़ाया भी है, बट ज्यादातर जो चांसेस है वो यहीं से आने के हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे एग्जांपल के लिए आपने नाम सुना होगा RLVP का, एग्जांपल के लिए आपने नाम सुना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, एग्जांपल के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम सॉल्यूशन की पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए कोलिगेटिव वर्ड, ये जो वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है, जिसमें को वर्ड लगा हुआ है। को मीन्स होता है टुगेदर, कि जो एक दूसरे से रिलेटेड है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब होती क्या है तो देखिए मैं बताता हूं आपको। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड्स अपॉन मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, विच डिपेंड्स अपॉन ए मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के, सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल है, देखिए सोल्यूट के, नॉट सॉल्वेंट के, सोल्यूट के कितने मोल्स हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किस पे डिपेंड नहीं करता है? विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट। देखिए दूसरी बात क्या है, सोल्यूट के अमाउंट, मोल का मतलब क्या है? अमाउंट। मोल का मतलब क्या है? अमाउंट। हो सकता है कई बुक्स में आपको अमाउंट लिखा मिले, मोल्स ना लिखा मिले। किस पे डिपेंड नहीं करता है? नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट, नेचर का मतलब है कौन सा सोल्यूट है। मीन्स हमने एक बार सॉल्यूशन बनाया ग्लूकोज को मिला के, एक बार सॉल्यूशन बनाया यूरिया को मिला के, तो अब एक बार हमने मोल मिलाए 0.5, दूसरी बार भी मोल मिलाए 0.5, मतलब ग्लूकोज के मोल भी 0.5, यूरिया के मोल भी 0.5, दोनों बार अमाउंट, मोल्स दोनों के सेम है, बट नेचर अलग है। एक बार यूरिया एक बार ग्लूकोज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर अलग है, बस सेम क्या होनी चाहिए? अमाउंट। मीन्स दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द मोल्स ऑफ सोल्यूट, मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए सोल्यूट। सोल्यूट होना चाहिए, सोल्यूट की अमाउंट सेम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा सेम आनी है। चाहे आप यूरिया के मोल लो, चाहे आप ग्लूकोज के मोल लो, किसी के मोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो उसकी अमाउंट से। अगर अमाउंट आपने चेंज कर दी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। चाहे ग्लूकोज लो, चाहे आप यूरिया लो, चाहे आप फ्रुक्टोज लो, चाहे सक्रोज, कुछ भी लो, बट अमाउंट सेम रखो। अमाउंट सेम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी सेम। तो देखिए, और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये सिर्फ एप्लीकेबल हैं ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ओनली फॉर ए आइडियल सॉल्यूशन। सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के केस में ही आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो, नॉन आइडियल के केस में आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ोगे। तो अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम एग्जांपल के लिए भी लिख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप एक तो पढ़ चुके, बोले सर कब पढ़े, हमने तो नहीं पढ़ी थी। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड है ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना पढ़ेंगे। लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या लोअरिंग इन लिख लेते हैं हम, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना।
ऑस्मोटिक प्रेशर और आरएलवीपी। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यही हमारे को स्टडी करनी है। यहीं से आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब आगे जितना चलेगा एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। कंसेप्चुअल चीजें हैं सारी की सारी, एक को हम पढ़ चुके, बाकी को हम पढ़ेंगे। एक को हमने पढ़ा था, इसको हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम इनको पढ़ेंगे। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको सीधा बताना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आते ही मीन से अमाउंट ऑफ सोल्यूट, की जो सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती है, वही होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए आगे चलते हैं। आज के बाद आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बिल्कुल आसान। तो फर्स्ट को लेते हैं आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को हम कहते हैं आरएलवीपी। आरएलवीपी क्या मतलब होता है, हम पढ़ चुके कि जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो कम हो जाता है। मींस जब हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम आता है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम आता है। तो अब ये जो कितना कम आया है इसको हमने बोला था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट जब हमने कितना कम आया है, कितना चेंज हुआ, उसको डिवाइड कर दिया था, उसको रिलेट कर दिया था प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर से, मींस ओरिजिनल प्रेशर से, तो हमारे को पता लगा था कि पहले कितना था अब कितना है, कितना कम हुआ ओरिजिनल को देखते हुए, उसको बोला था हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं रिमाइंड करवा देता हूं आपको, हमने लिखा था वेपर प्रेशर किसका, प्योर सॉल्वेंट का, और वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का। तो हमने देखा था कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर वो ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम था। ये बनाया था हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में जब ऐड किया था, और सोल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हमने जब लोअरिंग ऑफ, देखिए लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, ये हमने निकाला था कि सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का अगर माइनस कर दें तो कितना कम हुआ हमारे पास, ये आ जाएगा। तो ये था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट रिलेटेड हमने कर दिया था, फिर इसको डिवाइड कर दिया था हमने ओरिजिनल प्रेशर से। ओरिजिन का मतलब प्योर सॉल्वेंट का, ओरिजिन का मतलब प्योर सॉल्वेंट का। तो ये था, और प्योरिटी के लिए हमने क्या ऐड किया था, नोट के सिंबल को। तो इस तरह से हमने ये बनाया था। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब प्योर सॉल्वेंट को मैं अगर सिंपल ऐसे लिख दूं, सॉल्यूशन को मैं लिख दूं ऐसे पीएस, और पी नोट को इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा। तो ये हो गया अपना रिलेटिव लोअरिंग, ये हो गया अपना रिलेटिव लोअरिंग। तो आगे हम पूरा ये ना लिख के कंप्लीट कि प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ना लिख के सिंपल लिखेंगे पी नोट, पी नोट मींस प्योर सॉल्वेंट का, पीएस सॉल्यूशन का, पी नोट प्योर सॉल्वेंट का। तो इस तरह से हमने रिलेटिव लोअरिंग, और इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी, हमने कैलकुलेट की थी, वो किसकी इक्वल आई थी, वो इक्वल आई थी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट, इसके इक्वल आई थी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस ए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब अगर हम सोल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर सेकंड कंपोनेंट मान लें और सॉल्वेंट को सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट मान लें, सॉल्वेंट को फर्स्ट कंपोनेंट मान ले, ज्यादा होता है तो एक रैंक फर्स्ट रैंकिंग दे दी, सोल्यूट कम होता तो सेकंड रैंकिंग दे दी। तो सोल्यूट को मान लिया 2, सॉल्वेंट को मान लिया 1। तो अब इस फॉर्मूले को मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूं, सोल्यूट को हटा के मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2, सोल्यूट को हटा के मैं लिख दूंगा 2, और सॉल्वेंट को हटा के मैं लिख दूंगा 1। ओके, तो ये होगा हमारा मैथमेटिकल वैल्यू किसकी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। तो ये होता है फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट। इसीलिए तो है ओनली डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नॉट
नेचर ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ कि यूरिया का है ग्लूकोज का, सिर्फ लिखा है मोल्स ऑफ ए सोल्यूट। सेकंड का मतलब सोल्यूट, ये नहीं लिखा हुआ ग्लूकोज है यूरिया। तो चाहे ग्लूकोज के चाहे यूरिया के हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम, अगर सेम है अमाउंट, अगर सेम है मोल्स। तो देखिए अब इसके ऊपर हमारे को निकालना क्या है, न्यूमेरिकल्स। बट यहाँ से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारा आना है, वो हमारे से पूछा जाना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट को। किससे पूछा जाना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखिए इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। हमारे से क्वेश्चन में पूछेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, कौन सा सोल्यूट, आपसे सोल्यूट आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, मोलर मास निकालने को बोलेगा। तो कैसे निकालोगे आप मोलर मास, तो हम उसको निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ए मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ ए मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो देखिए अब ये कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूं कि मैंने इसको मानते वक्त पी नोट क्या हम आपको बता चुका, पी एस क्या हम आपको बता चुका, उसके बाद मैंने आपको N2 बता दिया क्या है, मोल्स, किसके, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, N1 भी मैंने बता दिया, मोल्स किसके, सोलवेंट के। उसके बाद मैंने आपको बता दिया W1, W1 क्या है, मास, किसका, सोलवेंट का। देखिए 1 हम सोलवेंट के लिए रखेंगे, 1 हम सोलवेंट के लिए, तो W2 क्या हो जाएगा, मास, किसका, सोल्यूट का। सेकेंड टर्म हम हर जगह किसके लिए यूज करेंगे, सोल्यूट के लिए, सोल्यूट के लिए। उसके बाद M1 हमने मान लिया मोलर मास, M1 हमने मान लिया मोलर मास। मोलर मास किसका, 1 है तो सोलवेंट का, 1 है तो सोलवेंट का। हमने मान लिया M2 क्या है, मोलर मास। 2 है तो किसके लिए, सोल्यूट के लिए। जहां पे 2 आ गया वहां पे सोल्यूट। तो हमने जो सिंबल्स हम यूज करने वाले हैं, हमने उन सभी सिंबल्स को लिख लिया, उनका मतलब क्या है। तो अब हम यहाँ से मोलर मास को निकालते हैं। हम RLVP से मोलर मास किसका निकालते हैं, सोल्यूट का। आपको क्वेश्चन में सोल्यूट का ही मिलेगा मोस्टली केसेस में, वैसे तो किसी का भी दे सकता है। तो हमने देखिए फॉर्मूला किया था रिलेटिव लोअरिंग का, P नोट माइनस PS बाई में P नोट इज इक्वल टू N2 बाई में N1 प्लस में N2। अब देखिए दो केस हो सकते हैं, क्या कि फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं सॉल्यूशन, जो आपको ज्यादातर क्वेश्चन में मिलेगा, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट बहुत कम है, इतनी कम है कि उसको नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है। तो नीचे वाली टर्म से हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सॉरी ये तो सॉल्वेंट को कर दिया मैंने, हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को क्या कर सकते हैं, नीचे वाली टर्म से नेग्लेक्ट, 11th में आपने पढ़ा है। तो अब ये फॉर्मूला बचा N2 बाई में N1 अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट। देखिए ये सिर्फ लगेगा सॉल्यूशन जब डाइल्यूट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें मोलर मास कैसे निकाले, मोलर मास। तो देखिए उसको हम डिराइव करते हैं, N2 क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके। तो मैं P नोट PS बाई में P नोट, N2 है मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे आते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट क्या है, W2, मास ऑफ सोल्यूट बाई में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे थे ना मोल्स, तो मोलर मास सोल्यूट कितना है, M2 डिवाइड बाई में मोल्स ऑफ सोलवेंट, मोल्स ऑफ सोलवेंट कैसे निकलेंगे, मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई में मोलर मास। तो मास ऑफ सोलवेंट क्या है, ये रहा मास ऑफ सोलवेंट W1, और मोलर मास ऑफ सोलवेंट क्या है, M1। अब देखिए इसको मैं पलट के लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में थी टर्म, अब मल्टीप्लाई में ऊपर क्या चला जाएगा, M1, नीचे क्या जाएगा, W1। बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, अब जो M वाली टर्म है उनको साथ साथ लिख लेते हैं। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस M2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे जो W1 था उसको मैं यहाँ ले आता हूँ। तो हमारे पास बन गया फाइनल फॉर्मूला, ये आ गया हमारे पास फाइनल है फॉर्मूला। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट,
मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछना है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट, तो आपको निकालना M2। तो आप सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, इसमें सभी की वैल्यू पुट करनी है, W2 W1 M1 ये, और हमारे पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। न्यूमेरिकल करते हैं आपको समझ आएगा। बट ये किसके केस में सिर्फ है, ये सिर्फ डाइल्यूट के केस में, ये सिर्फ है डाइल्यूट के केस में। हम इस फॉर्मूले को बना सकते हैं किसके केस में भी, कंसंट्रेटेड के में, तो वो बनाएं या रहने दे, चलिए अभी पहले इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम उसको देख लेते हैं। ये डाइल्यूट के केस में आप ध्यान रखेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ ए मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट, तो देखिए कैसे करेंगे हम। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम, न्यूमेरिकल जैसे एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बड़ा अच्छा। क्या है, बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एट ए टेम्परेचर नहीं दे रखा, एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, 0.850 बार। नाउ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड, सोल्यूट वेजिंग, वेट भी दे रखा है, वेजिंग 0.5 ग्राम is added in 39 gram of benzene, 39 gram of benzene. Now the pressure of solution, the pressure of a sugar solution, now the pressure of sugar solution, and the pressure of sugar solution is 0.845 bar, 0.845 bar. Then calculate molar mass solute, then calculate molar mass of solute। तो देखिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी की जो भी चीजें हैं वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे को दे दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, और उसके अंदर हमने एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जिसका मास था 0.5 ग्राम, उसको ऐड कर दिया 39 ग्राम में, किसके, बेंजीन के। अब बोल रहा नाउ द प्रेशर ऑफ शुगर सोल्यूशन इज, अब बोला जो प्रेशर, जो पहले बेंजीन का, प्योर बेंजीन का प्रेशर था 0.850, अब सॉल्यूशन का, देखिए सॉल्यूशन का अब वो हो गया 0.845 बार। तो अब बोल रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए मैंने बोला था कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अगर आता है तो आपको सीधा फॉर्मूला याद आना चाहिए, P0 PS बाई में P0 इज इक्वल टू बोलिए M1 बाई में M2 इंटू W2 बाई में W, ये ध्यान रखना है, ये अपोजिट मत कहना। हम इसको इस तरह से मान लेते हैं, मोलर मास कैपिटल M से डिनोट कर रखा है, कैपिटल है इसलिए 1 नीचे ऊपर 2 नीचे, आप किसी तरह भी इंट बना के याद रख सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। और W2 सोल्यूट था, W छोटा होता तो इसलिए ऊपर वाली टर्म को हमने थोड़ा सा छोटी टर्म लिख ली 2, या बड़ी टर्म लिख 2, नीचे वाली 1। तो इस तरह से आप याद रखेंगे M1 M2, कैपिटल M मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट नीचे है, वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर है, वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे, तो जिसका मोलर मास ऊपर है उसका वेट नीचे है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए हमारे को निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दे क्या रखा है, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बता रखा है बेंजीन, बेंजीन तो निकालें कोई दिक्कत नहीं है। वेट ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद P0 माइनस PS, देखिए ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रखा है, बेंजीन का वो रहा, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी दे रखा है। तो 4 चीजें, जितने भी एक चीज को छोड़ के, मोलर मास को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स हमारे को दे रखे, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वैल्यू पुट कर। देखिए P0 कितना है,
पी नोट है 0.85, तो 0.850 माइनस पी एस कितना है, पी एस है 0.845 बार, 0.845 बार डिवाइड में पी नोट है 850, उसके बाद इक्वल टू M1 बेंजीन। देखिए बेंजीन का मैंने आपको बोला था मोलर मास, याद कर लीजिए 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल बेंजीन का। तो हम रख देते हैं 78 इंटू क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट 0.5, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे को बोला M2 निकालना है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे को बोला W1 क्या है, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट कितना 39। तो हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, 0.850 में से 0.845 गया तो कितना आया 0.005, 3 डेसिमल ऊपर है, 3 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। अब उसके बाद यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 850 रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 39 1 जा 72, M2 आ गया। तो M2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, M2 विल बी इक्वल टू, देखिए M2 इधर ले गया, M2 को यहाँ पे आ गया M2, ये आ गया। अब इसको उधर लेके आते हैं, उधर क्या है, यहाँ पे रह गया 2 इंटू 0.5, ये वाली टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई में, देखिए ये ऊपर था, इधर आगे नीचे 5, उसके बाद ये नीचे था तो ऊपर मल्टीप्लाई में 850। अब और कुछ रहता है, और कुछ नहीं रहता है। तो देखिए 5 से 170 और 2 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 1, तो आ गया हमारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज 170 ग्राम पर मोल। M2 की वैल्यू आ गई 170 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आपको बाकी सारी टर्म दी होंगी, बस आपको ये फॉर्मूला लर्न करना, फॉर्मूले में सीधा वैल्यू पुट करो निकाल दो। बट ये किसके लिए है, ये केस है जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है। आप बोलोगे सर सॉल्यूशन कहीं भी न्यूमेरिकल में लिखा ही नहीं हुआ है कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। तो देखिए अब ये भी हमारे खुद से ही समझना है। देखिए 39 ग्राम ऑफ बेंजीन है, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, सोलवेंट है 39 ग्राम, और उसमें सोल्यूट कितना है 0.5 ग्राम, सोल्यूट कितना है 0.5 ग्राम, तो बहुत कम है ये, लगभग 40 ग्राम में आधा ग्राम, तो बहुत ज्यादा कम। तो हम हमारे को खुद से समझना है कि ये कैसा है डाइल्यूट, ये कैसा है डाइल्यूट। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है। उसके बाद ये था, मैंने आपको बताया है ये एग्जांपल किसके केस में, ये एग्जांपल बताया है मैंने आपको डाइल्यूट के केस में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता कि वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, तो हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। देखिए हम लगाते हैं RLVP, RLVP का फॉर्मूला क्या था, P नोट PS बाई में P नोट, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू N2 बाई में N1 प्लस में N2, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ले रहे हैं सेकंड केस कौन सा ले रहे हैं, इफ सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, इफ सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कंसंट्रेटेड है तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, देखिए कंसंट्रेटेड है तो क्या हम यहाँ नीचे वाली टर्म में से N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम N2 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बिना नेग्लेक्ट करें हम कैसे करें, तो देखिए मैं इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, दोनों को उलट के, रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता है, दोनों को उलट के लिख देता हूँ, पलट देता हूँ मैं। ये देखिए ये हो जाएगा P नोट बाई में P नोट माइनस PS, ये क्या हो जाएगा N1 प्लस में N2 बाई में N2, कोई दिक्कत नहीं है, पलट दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए जो ये टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N1 बाई में N2, देखिए एलसीएम मैं दोनों तरफ लिख देता हूँ मैं, N2 डिवाइड बाई में N2, N2 से N2 कैंसिल, तो ये जो टर्म है ये क्या बन गई N1 प्लस N2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक समझ आया, वेरी गुड। उसके बाद देखिए अब ये टर्म आ गया हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे, तो मैं 1 को इधर ले आता हूँ, 1 को मैं इधर लेके आता हूँ, P नोट PS माइनस 1, P नोट PS माइनस 1 विल बी इक्वल टू N1 प्लस में N2, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक भी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ मैं। अगर इस टर्म का एलसीएम लूंगा P नोट माइनस PS, तो मैंने ये ले लिया एलसीएम,
मैंने ये ले लिया यहाँ पे पी नोट माइनस पी एस को एलसीएम। तो अब इससे इसके नीचे तो यही था, तो टर्म ये सेम टू सेम आ जाएगी। और यहाँ पे 1 था तो 1 के साथ नीचे भी 1 है पी नोट माइनस पी एस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी नोट पी एस। सोल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, पी नोट से पी नोट कैंसिल, ऊपर क्या रहेगा पी एस। तो मैं इसको यूज कर देता हूँ। हमारे पास जो टर्म बची वो बची है, हमारे पास जो टर्म बची वो बची है पी एस, पी नोट माइनस है पी एस। तो अब क्या करें, अब बोलते हैं, अब फिर से हम क्या ले लेते हैं रेसिप्रोकल। हम फिर से क्या ले लेते हैं रेसिप्रोकल इस टर्म का। तो देखिए मैं इसको पलट के लिखूंगा, अपोजिट करके लिखूंगा। तो रेसिप्रोकल लेने पर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई में पी नोट, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई में पी नोट। अब इधर क्या हो जाएगा n1 बाई n2, ये हो जाएगा n2 बाई में n1, n2 बाई में n1। n2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n2 को मैं लिख सकता हूँ W2 बाई में m2, अभी बताने की जरूरत है नहीं, W2 बाई में m2। n1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n1 को मैं लिख सकता हूँ W1 n1 था बाई में m1, इसको मैं अपोजिट करके लिख सकता हूँ m1 बाई में W1। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं फिर से इकट्ठा लिख देता हूँ, m2 के ऊपर m वाली टर्म लिख देता हूँ m1, और W के ऊपर W वाली टर्म लिखता हूँ W2, ये हो जाए। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाएगा कुछ इस तरह से, पी नोट पी एस पी नोट। बस क्या चेंज हुआ है फॉर्मूले के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ है, आप ध्यान से देखिए। देखिए पहला जो फॉर्मूला था उसके अंदर यहाँ पे पी नोट था, अब जो फॉर्मूला बना है उसके नीचे यहाँ पे यहाँ पे पी एस है। देखिए पी एस हमने इधर लिख दिया था पी एस, यहाँ पे है पी एस। तो देखिए उस पहले फॉर्मूले में पी नोट था डाइल्यूट वाले में, अब कंसंट्रेटेड वाले में पी एस है। ये फॉर्मूला आप दोनों पे लगा सकते हो, वो फॉर्मूला सिर्फ डाइल्यूट पे लग रहा था। तो मैंने दोनों फॉर्मूला आपको बताए, तो इस तरह से हमने इसको डिराइव भी किया। एक बार फिर से बताता हूँ, हमने सिंपल वही लिया जो डाइल्यूट के केस में था। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, n2 कैसे ही रहने दिया। फिर क्या किया हमने दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, पलट के लिख दिया। फिर हमने क्या किया, एलसीएम को एक्सपेंड कर दिया, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, n2 से n2 कैंसिल हो गया 1, टर्म आ गई ये। अब इस 1 को इधर भेज दिया हमने, यहाँ पे क्या आ गया माइनस में, तो माइनस को हमने एलसीएम लेके सोल्व किया तो टर्म आ गई ये n1 बाई n2। फिर हमने कर दिया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करके n1 n2 की वैल्यू पुट कर दिया, फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो ये आप कंसंट्रेटेड के लिए लगाओगे, डाइल्यूट के लिए भी लगा सकते हो, बट सिर्फ डाइल्यूट के लिए अगर फॉर्मूला मेमोराइज करना तो वो फॉर्मूला मेमोराइज कर, ज्यादातर उसी का यूज होना है, ज्यादातर उसी का यूज होना है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कल, मैंने आपको पढ़ाया था कि जनरली जो वैसे तो आइडल सॉल्यूशन बनते ही नहीं है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है आइडल सॉल्यूशन पे, आइडल सॉल्यूशन पे ही लागू होती है, इसीलिए मींस न्यूमेरिकल में हमेशा आइडल सॉल्यूशन लेंगे। और आइडल कोई भी सॉल्यूशन आइडियली बिहेव कब करता है, जब सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, जब सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो, बहुत ही ज्यादा कम हो, डाइल्यूशन सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा हो, तो मींस डाइल्यूशन पे ही आइडल सॉल्यूशन बनना है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी है, आइडल सॉल्यूशन की। तो इसी वजह से आपको जनरली वही फॉर्मूला मिलेगा, बट मैंने फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया है, कहीं जरूरत पड़े तो आप इसको पुट कर सकते हो, वैल्यू को हम वैल्यू इसमें पुट करके आप आंसर को निकाल सकते हो। तो ये था पहली प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, 2 फॉर्मूले बस आपको मेमोराइज करने हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल चलो और कर लेते हैं हम, आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा कि RLVP का मतलब क्या है और LVP का मतलब क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, RLVP क्या है। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के लिए कि हमारे को दे दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नाम नहीं दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना दे दिया, मान लेते हैं 80 mm ऑफ Hg। उसके बाद बोल रहा है फिर हमारे को दे दिया कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे को दे दिया अप्रोक्सीमेट कह लेते हैं हम 79 पॉइंट हम ले लेते हैं
79.95 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। तो ये प्योर सॉल्वेंट का दे दिया, सॉल्यूशन का दे दिया, मतलब हमारे को ये क्या दे दिया, पी नोट, ये हमारे को क्या दे दिया, पी एस। अब पहला क्वेश्चन वो कहता है कि फर्स्ट कैलकुलेट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ नॉट रिलेटिव नहीं बोला, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे आप, पी नोट माइनस में पी एस। तो पी नोट कितना है 80, पी एस कितना है 79.95, कितना आ गया 0.05 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। मीन्स जब हमने सोलवेंट के अंदर सोल्यूट मिला के सोल्यूशन बनाया तो जो वेपर प्रेशर कम हुआ, प्योर सोलवेंट का 80 था, सोल्यूशन का आया इतना, तो कम कितना हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कमी कितनी आई, तो ये आई। अब अगर वो आपसे बोले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालो, तो कैसे निकालोगे, पी नोट पी एस बाई में पी नोट कितना, देखिए पी नोट पी एस की वैल्यू हम निकाल चुके 0.05 और पी नोट की वैल्यू कितनी है 80। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है सोल्व कैसे करना है इसको, डेसिमल हटाने के लिए 0 से बहुत ही कम वैल्यू आ जाएगी, बहुत ही कम वैल्यू ये आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपसे अगर वो पूछे कि थर्ड वो चीजें आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, और आपसे पूछ सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट को हमने क्या माना था 1, सोल्यूट को हमने क्या माना था 2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 आपसे निकालने को बोल सकता है। कैसे निकालोगे सर, ये निकालने के लिए कुछ हमारे को मास ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट ऐड किया है, सोलवेंट कौन सा ये तो बताओ। आप यही कहोगे कि आप हम सर कैसे निकालें, कि हमारे को ना तो मास ऑफ सोल्यूट दे रखा, ना मास ऑफ सोलवेंट दे रखा है, ना मोलर मास को सोल्यूट कौन सा है, सोलवेंट कुछ भी तो नहीं बता रखा, हम कैसे निकालें। देखिए ये किसके इक्वल होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो जितनी RLVP की वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और फिर निकालने को बोलेगा आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट निकालो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट कैसे निकालो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं। अगर आपसे सीधा पूछ रहे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है, तो इस तरह से आप अप्रोच करोगे। तो ये था फर्स्ट कोलिगेटिव प्रूफ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऐसा नहीं तो सिर्फ ये न्यूमेरिकल बोलते हैं, न्यूमेरिकल के लिए हम आपको पता है अलग से वीडियो बनाते हैं, तो न्यूमेरिकल अलग से वीडियो में करवाए जाएंगे। बस आज मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने पहला तरीका मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने का देखा, किस कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, RLVP। इसी तरह से हमारे को वो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है 4, तो एक को हमने पढ़ लिया, 3 रहते हैं, उन 3 को हम आगे जो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं उसके अंदर पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए आप इसको कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाएं, न्यूमेरिकल को अपने टेक्स्ट बुक से करके देखें, अगर हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहे तो एक बार फिर से आप इसको पढ़िए, नोट्स जो बनाए आप उनको अच्छे से पढ़िए, जो न्यूमेरिकल को सोल्व करवाए उनको देखिए, आपको न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे। और फिर भी नहीं आता तो वीडियो को भी दोबारा से देख सकते हैं आप।